दोस्तों आपने आज तक कई बार ट्रेन की टिकट बुक करी होगी, पर दोस्तों आपने एक बार हमेशा गौर करा होगा, जब भी आप ट्रेन की टिकट बुक करते हो तो आपकी टिकट हमेशा वेटिंग में ही चली जाती है। और जाए भी क्यों ना क्योंकि दोस्तों आज के समय में इंडियन रेलवे में लोग 6-6 महीने पहले से अपनी टिकट बुक करवा के रखते हैं। यही कारण कि आपकी टिकट हमेशा वेटिंग में जाती है। और दोस्तों अगर आपने एन टाइम पे कभी आपको जाने की इच्छा हुई भी तो आप ट्रेन के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस समय वेटिंग लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जिसको अगर अर्जेंट जाना हो तो वो आगे से टिकट लेके या फिर टिकट छुपा कर बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाता है। इससे आप समझ चुके होंगे कि आखिर भारत में ट्रेन की वैल्यू क्या है और लोगों के लिए आखिर ये कितना ज़रूरी है। और दोस्तों हर रोज़ इंडियन ट्रेन से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग रोज़ सफ़र करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोज़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। और दोस्तों ये वो लोग हैं जो टिकट लेकर ट्रेन में चलते हैं। और दोस्तों वो लोग तो अलग ही है जो बिना टिकट के और छुप कर ट्रेन में लोकल डिब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। आप सब समझ सकते हो आखिर उनकी संख्या कितनी ज़्यादा होगी। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों इतना कुछ होने के बावजूद आपको जाकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे हर साल घाटे में जा रही है दोस्तों। और हर साल छोटा मोटा घाटा भी नहीं बल्कि करोड़ों का घाटा। हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे हर साल करोड़ों का घाटा हो रहा है इंडियन रेलवे को। द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG के अनुसार पिछले साल 2024 में इंडियन रेलवे को 2600 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। और दोस्तों जब इंडियन रेलवे ने 100 रुपये कमाए वह उसको 114 रुपये का नुकसान भी हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कारण है कि इंडियन रेलवे घाटे में जा रही है? आइए दोस्तों इसको समझते हैं। दोस्तों इसको आसान शब्दों में समझने के लिए हम इंडियन रेलवे को एक कंपनी मान लेते हैं। और कंपनी को लॉस जानने के लिए हमें पहले ये मानना पड़ेगा कि आखिर वो प्रॉफिट कैसे करती है, कि वोट इज अर्निंग मॉडल, जिसके बाद हम पता करेंगे कि इसका लॉस कैसे हो रहा है। दोस्तों अब इंडियन रेलवे का अर्निंग मॉडल समझे कि वो पैसे कैसे कमाती है। दोस्तों इंडियन रेलवे 2 तरीके से पैसे कमाती है। पहला आता है फ्रेट ऑपरेशंस, जिसमें वो एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाती है। आसान शब्दों से कहे तो मालगाड़ी, कि मालगाड़ी एक दूसरे जगह से दूसरे का सामान पहुंचाती है। दूसरे नंबर पे आती है पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों पैसेंजर ट्रेन जिसमें आप, हम और हमारे जैसे कई पैसेंजर रोज़ सफ़र करते हैं। फ्रेट ऑपरेशन यानी मालगाड़ी, दोस्तों मालगाड़ी हमेशा प्रॉफिट में रहती है। और दोस्तों मालगाड़ी भारत सरकार को अच्छा खासा पैसा कमा के दे रही है। वही पैसेंजर की बात, ट्रेन की बात करें तो भारत सरकार को वो घाटे के अलावा और कुछ नहीं दे रही है। दोस्तों कोरोना के पहले के डेटा देखें तो उसके मुताबिक साल 2019 में इंडियन रेलवे में फ्लाइट लोडिंग के द्वारा 2800 करोड़ का फ़ायदा करा था। और दोस्तों वहीं बात करें इसके विपरीत पैसेंजर ट्रेन की, तो पैसेंजर ट्रेन उस समय 400 करोड़ के डिक्लाइन के साथ घाटे में चल रही थी। दोस्तों इस आप समझ गए होंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और ये हमारे इंडियन इकोनॉमी पे एक जख्म की तरह है जिसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जख्म। दोस्तों इससे आप समझ गए होंगे कि आखिर इंडियन रेलवे का इनकम मॉडल क्या है और कौन सा मॉडल आखिर कितने फ़ायदे में है और कितने नुकसान में। लेकिन इनके सुधार के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत की आज़ादी से लगाकर आज तक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दोनों ही लोगों के लिए ट्रेन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसी को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन न करते हुए पूरी तरह सरकार के अधीन ही रखा। उनको पता था कि ये मिडिल क्लास लोग जिनके पास पैसों की कमी रहती है आने जाने के लिए, उनके लिए ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रेन को अपने सरकार के अधीन ही रखा और उनके रेट भी इतने कम रखे कि हर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इसको अफोर्ड कर पाए। लेकिन ट्रेन लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाने के साथ साथ ये कमाई का भी एक जरिया है। दोस्तों यहीं अगर बात करें किसी बिजनेस के बारे में, अगर आप लोगों की डिमांड के हिसाब से उसे बनाते हो तो वो फेमस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके घाटे में जाने के स्थान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आज के समय यही हो रहा है इंडियन रेलवे के साथ। दोस्तों इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको मजबूरी में करनी पड़ती है, जो वो चाहती नहीं। जैसे कि इंडियन रेलवे का कुछ सेक्शन के लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें उन्हें
कम रेट में टिकट देना पड़ता है। इसके अलावा इंडियन रेलवे को पिछड़े इलाके और आदिवासी क्षेत्र में जो मालगाड़ी का जो सामान रहता है वो बहुत सस्ते में पहुंचाना रहता है और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम रहती है जिससे कि इंडियन जो ट्रेन रहती है उसका खर्चा तक नहीं निकल पाता, लेकिन वो उन्हें मजबूरी में देना पड़ता है। पर दोस्तों इंडियन रेलवे बस यहीं पे घाटा नहीं खा रही है। इसके अलावा दोस्तों आप जो ट्रेन में सफ़र करते हो, टिकट लेते हो, तो एक ट्रेन को प्रत्येक 10 किलोमीटर चलने पर एक व्यक्ति से 73 पैसे का खर्चा आता है, लेकिन वो उससे भी कम लोगों से लेती है एक पैसेंजर से। यानी आप सोच सकते हो आपको टिकट कितनी सस्ती पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग रहते हैं जो इतनी सस्ती टिकट होने के बावजूद भी इंडियन रेलवे को गाली देते हैं कि इतनी महंगी टिकट है। इंडियन रेलवे ने 20 मार्च 2022 से अपाहिज लोग और पेशेंट और स्टूडेंट को दी जाने वाली डिस्काउंट को छोड़कर बाकी जो भी वगैरह डिस्काउंट वगैरह थे उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, जिससे इंडियन रेलवे को बहुत ज़्यादा खर्चा बच भी जाता है। जिसमें से पहले एक ये भी था कि 58 साल से ज़्यादा की महिलाओं को 50% और 60 साल से ज़्यादा के पुरुष को 40% की छूट मिलती टिकट लेने पर वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यानी टिकट का प्राइस एक ही रहेगा, भले वो 10 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल का बूढ़ा बुजुर्ग। दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा छोटी समस्या है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी समस्याओं के बारे में। इसमें सबसे आगे आता है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों आज भले भारत 21वीं सदी में है, लेकिन दोस्तों इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी 19वीं शताब्दी का ही है, जिसे वो आज तक मॉडिफाई नहीं कर पाया है। अब दोस्तों आसान शब्दों में बात करें तो जहाँ एक एग्जांपल में जहाँ से 2020 तक इंडियन रेलवे में 56% पैसेंजर ट्रेन बढ़ी है, वहीं 59% मालगाड़ी बढ़ी है। वहीं ट्रैक की बात करें तो इन 20 सालों में बस 12% ही ट्रैक बढ़ा है। दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ट्रैक की कमी से इंडियन रेलवे को क्या नुकसान हो रहा है। तो आपको पता है दोस्तों, कम ट्रैक के कारण ट्रेन को आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक ट्रेन जाती है उसके बाद ही दूसरी ट्रेन जा पाती है, उससे कंजक्शन में रहना पड़ता है और उसमें ट्रेन में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है कम ट्रैक के कारण। कई घंटों तक ट्रेन सिग्नल क्लियर होने के लिए रुकती है, जिसका असर उनके स्पीड वगैरह पे पड़ता है। दोस्तों एक ट्रेन अगर खड़ी भी रहती है तो उसमें डीजल लगाकर बिजली वगैरह सब कुछ फूका जाता है। सिर्फ ट्रैक ही नहीं बल्कि हमारे ट्रेन के बनाए गए आउटडेटिंग डिज़ाइन इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। जैसे आज के समय में हम ओपन डोर, ओपन विंडो और ओल्ड बफर चेन के सहारे चल रहे हैं, जिससे हमें 100-120 की स्पीड मिलती है और हकीकत में यह उससे भी कम है। जबकि जापान और चाइना की ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। अब कई लोगों को ये भी कहेंगे कि तेजस और बुलेट ट्रेन को भूल गए क्या, तो उसका भी जवाब मिल जाएगा। दोस्तों ये थे छोटे नुकसान। अब बात करते हैं बड़े नुकसान के बारे में, जो होते हैं एक्सीडेंट से। और दोस्तों एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा पुराने ट्रैक्स, पुराने ब्रिज और ट्रेनों के कारण पुरानी। अब दोस्तों आपको एक हैरान कर देने वाला रिकॉर्ड बताता हूँ। दोस्तों CAG की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 339 इम्पोर्टेंट ब्रिज, 4210 मेजर ब्रिज और 51,629 बेसिक ब्रिज 1920 से भी पुराने हैं। हाँ दोस्तों 1920 से पुराने, जिनका कोई भरोसा नहीं कब आज है और कल नहीं। इसके अलावा खन्ना कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार इंडिया में 76% एक्सीडेंट ट्रेन के ट्रैक से उतरने पे होते हैं, वहीं 7% एक्सीडेंट ट्रेन के टकराने से, वहीं 16% ओवर क्रॉसिंग से और 1% एक्सीडेंट आग लगने से, जिससे इंडियन रेलवे को करोड़ों का नुकसान होता है। और इस एक्सीडेंट से जो लोग मरते हैं उनको इलाज करवाना और उनको मुआवजा वगैरह देना, वो और ज़्यादा खर्चा आता है। इसके अलावा इंडियन रेलवे को सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो होता है प्रोटेस्ट से। दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा जब भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो वो लोग सबसे पहले दो ही चीज़ों को निशाना बनाते हैं, पहला बस और दूसरा ट्रेन। दोस्तों जब भी वो ट्रेन को निशाना बनाते हैं तो वह ट्रेन को तोड़ फोड़ देते हैं या फिर उसको जलावा कर देते हैं। दोस्तों 2020-21 में जब प्रोटेस्ट हुआ था उसमें ही 470 करोड़ का नुकसान हुआ था। उससे पहले जब अग्निवीर आया था तो अग्निवीर के समय 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था ट्रेन को, क्योंकि उन बच्चों ने कई ट्रेन की ट्रेनें जला दी थी। अब उनको क्या पता
कि ट्रेन कैसे बनाने में कितना खर्चा आता है। दोस्तों 12 कोच वाली ट्रेन को बनाने में 40 करोड़ और 24 कोच वाली ट्रेन को बनाने में 70 करोड़ का खर्चा आता है। लेकिन फिर भी वो प्रोटेस्टर बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन ही जला देते हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी कितने प्रोडक्टिव होते हैं, उनकी सैलरी कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और आखिर उनमें करप्शन कितना ज़्यादा होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों भारत के मेट्रो मैन कहे जाने वाले ई श्रीधरन ने कहा है कि भारत की ट्रेन खरीदारी में हर साल 10,000 करोड़ का घोटाला होता है और इससे बचने के लिए डिसेंट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हो गए सब प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन के बारे में, किस तरह इनका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो दोस्तों इसके लिए नेशनल रेलवे प्लान यानी NRP ने एक रिपोर्ट लाई थी, जिसके अनुसार मालगाड़ी का शेयर को इंक्रीज करके 27% से 45% तक ले जाना है 2030 तक। क्योंकि ये मालगाड़ी ऐसी है जो इंडियन रेलवे को प्रॉफिट देती है और इसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक ले जानी, जिससे इसको कम टाइम लगे और काम भी ज़्यादा हो सके। इसके अलावा ट्रेन में होने वाले ट्रैफिक कंजेशन और भीड़ भाड़ को रोकने के लिए वो आने वाले समय में ट्रेन के स्टेशन को बढ़ाने में ध्यान देगी। इसके अलावा वो प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करने के लिए आगे करेगी। दोस्तों सरकार ने साल 2027 तक 151 प्राइवेट ट्रेन लाने का टारगेट रखा है, जिससे कि 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और दोस्तों मेक इन इंडिया के मुताबिक ये सारी ट्रेन भारत में ही बनाई जाएगी, जिससे कि बहुत कम कॉस्ट होगी। इसके अलावा कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनका कहना है कि इंडियन रेलवे में प्राइवेटाइजेशन लाना सही नहीं होगा, जिसे 2017 में लॉन्च हुई तेजस ट्रेन ने फेल कर दिया। दोस्तों 2017 में तेजस ट्रेन लॉन्च हुई, जो कि भारत की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन भी है। और दोस्तों इसकी हाई स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दोस्तों ये ट्रेन अपने पैसेंजर को हाई क्लास फूड, क्वालिटी सर्विसेज और लेट होने पर कंपेंसेशन भी देती है। इसके अलावा फ्री में 25 लाख तक का इंश्योरेंस भी करती है। इसके अलावा जहाँ इंडियन ट्रेन हमें घाटे के अलावा कुछ नहीं देती, वहीं तेजस ट्रेन ने अपने लॉन्च होने के 1 महीने के अंदर ही 70 लाख का प्रॉफिट दिया था और अभी भारत में 4 तेजस ट्रेन चल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत में इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर क्या अपने लोग क्या राय देते हैं, कमेंट करना ना भूलें।